देखो, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। और मैंने बताया था आपको पहले भी कि देखिए उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके ऊपर आता है तराई का क्षेत्र, उसके ऊपर आता है भाबर का क्षेत्र, उसके ऊपर आता है शिवालिक का क्षेत्र, उसके ऊपर आता है दून में द्वार, है ना, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार घाटी आती है। उसके ऊपर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और हम उसके ऊपर की बात कर रहे हैं अब, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय ग्रेट हिमालय में एक तो इम्पोर्टेंट होता पर्वतों के बारे में पढ़ना। ठीक है, कौन सा पर्वत किस ज़िले में है और उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ग्रेट हिमालय का एक हिस्सा है और वो हमारा हेडिंग रहेगा ग्रेट हिमालय में आता है। उसको हम नाम देते हैं भैया, देखिए हिमनद, या इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री या ग्लेशियर। अंग्रेजी में हिमनद को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। मैं उनके लिए बता दूं, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन है साईं IAS एकेडमी का, बाकी उत्तराखंड की सभी क्लासेस जो है उसी एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ठीक है, देखिए हिमनद को क्या कहते हैं बेटा? ग्लेशियर कहते हैं अंग्रेजी में। और हिमनद को क्या कहते हैं? देखो वैसे इसकी संधि तोड़ेंगे तो नाम आएगा हिम प्लस नद। हिम कहते हैं बर्फ़ की और नद कहते हैं नाला, बर्फ़ का नाला। ठीक है, मतलब यह है कि आपने एक नाम सुना होगा, घाटी होती है ना, यू आकार की और वी आकार की घाटी सुनी होंगी आपने। तो बर्फ़ जो है जब पहाड़ों पर जम जाती है तो घाटी में खिसकती है नीचे की तरफ, तो वो यू आकार की घाटी का निर्माण करती है बर्फ़। वो घाटी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिमनद का मतलब हो गया बर्फ़ का, नद मतलब नाला, उसी को हम ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक, ये जो बेटा हिमनद होते हैं ना, इन हिमनदों को और क्या कहते हैं? इनका अन्य नाम क्या है? तो हिमनद को हम क्या क्या कहते हैं बेटा? हिमनद को कहते हैं हिमानिया। इसको हिमानिया भी कहते हैं, मतलब हिमानी भी कहते हैं। तो हिमानी एक वचन हो जाएगा और हिमानिया बहुवचन हो जाएगा। बहुत सारे हिमनद, बहुत सारे ग्लेशियर्स। ठीक है, पता इसी को और क्या कहते हैं? हिमानी को, इसी को कहते हैं बर्फ की नदी। बर्फ की नदी। तो हिमनद को और क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। और क्या कहते हैं? हिमानिया कहते हैं। और क्या कहते हैं भैया? बर्फ की नदी। ठीक है, और इसी को बोला जाता है बमक। क्या कहते हैं? बमक। तो याद रखो, बमक किसे कहा जाता है? ग्लेशियर को या हिमनद को। और ये जो हिमनद है उत्तराखंड में ज़्यादातर ये हिमालय के किस वाले भाग में है? बृहद हिमालय में। तो ये बात भी हम लोग अच्छे से पढ़ें, ये बात भी हम लोग नोट करें कि देखिए, हाँ, हिमनद मुख्यतः बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में बृहद हिमालय में स्थित हैं। बृहद हिमालय में स्थित हैं। तो हिमनद जो है वो किस हिमालय की रेंज में आते हैं?
शिवालिक में हिमनद हिमनद मिलेंगे आपको, लघु हिमालय में मिलेंगे, या ग्रेट हिमालय में मिलेंगे? ग्रेट हिमालय में मिलेंगे। अच्छा, फ्रीज के फ्रीजर में अगर बर्फ़ जम जा तो उसे हम हिमनद कह दें? है, उसे हिमनद कह सकते हो आप? अच्छा, 4 बर्फ़ की सिल्ली ला के इस कमरे में मैं रख लूँ तो मैं कहूँ देखो बच्चों ये हिमनद बन गया है। हिमनद आकार में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, हाँ, आकार में बहुत बड़ा होता है हिमनद। और ये आज के नहीं है, इनकी शुरुआत आज नहीं हुई। ये जो हिमनद हैं ये जो उत्तराखंड में मिलते हैं ये किस युग के हैं? तो आज के नहीं है ये कि आज बर्फ़ पड़ी पहाड़ों पर और हिमनद बन गए, ये आज के नहीं है, ये प्लेस्टोसीन काल के हैं। किस काल के हैं? प्लेस्टोसीन काल के हैं। तो ये किस काल के भैया? प्लास्टोसीन काल के हैं, आज के हिमनद नहीं है, ये प्लास्टोसीन काल से हैं, बहुत पुराने हैं, प्लास्टोसीन काल के हैं। हिमनद किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ग्रेट हिमालय में। और मैंने बताया है कि ये जो बृहद हिमालय का हिस्सा है ये हमारे उत्तराखंड के 6 जिलों में है। उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, टिहरी 4, रुद्रप्रयाग 5 और बागेश्वर 6। तो ये जो मतलब 6 ज़िले हैं, इन्हीं 6 ज़िलों में हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। लघु हिमालय में कोई हिमनद नहीं है। अब बर्फ़ गिरती है जाड़ों में, बर्फ़ गिर के है ना जमा हो गई, इकट्ठी हो गई, 2-3 दिन धूप निकली, सारी बर्फ़ गायब। लेकिन क्या हिमनद के साथ ऐसा होता है कि हिमनद बन गया, बर्फ़ जम गई, 2 दिन सूरज निकला, सारा हिमनद पिघल गया? ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत पुराने हैं और ग्रेट हिमालय में है, 6 जिलों में है। पहले तो हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से हिमनद क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और फिर उन हिमनदों का हम लोग क्या करेंगे, बाई मैप जो है उनकी लोकेशन को ट्रेस करेंगे कि कौन सा हिमनद जो है वो किस ज़िले में है। जो भी हिमनद होगा इन्हीं 6 जिलों में होगा, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं भैया एक हिमनद की, उसका नाम है गंगोत्री हिमनद, या अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हम गंगोत्री ग्लेशियर। या तो गंगोत्री ग्लेशियर कह दो अंग्रेजी में, और नहीं तो आप गंगोत्री हिमनद भी कह सकते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, या गंगोत्री हिमनद कहते हैं इसको। देखो ये जो हिमनद है, अगर इसकी लोकेशन को ट्रेस करेंगे तो हिमनद उत्तराखंड के किस जिले में है? गंगोत्री हिमनद किस जिले में है भैया? तो वो है हमारे उत्तरकाशी जिले में। एक सवाल तो ये बन गया, गंगोत्री हिमनद जो है वो किस जिले में है उत्तराखंड के? तो उत्तरकाशी जिले में है। अच्छा देखो, इसके बारे में बताया जाता है कि यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है क्षेत्रफल के मामले में। लगभग 30 किलोमीटर लंबा है, 2 से 2.5 किलोमीटर कैसा है, चौड़ा है। तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये, ठीक है। हाँ, तो यह उत्तराखंड का, यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये कहा जाता है कि ये जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, ये कुछ ग्लेशियरों से मिलकर बना है। मतलब इसके आसपास जो है और भी कई सारे ग्लेशियर हैं जो इसका निर्माण करते हैं। जैसे एक नाम है, हाँ, रतनबन, इसी के पास में कह सकते हैं। तो यहाँ पर
रतनबन कोमा रतनबन चतुरंगी चतुरंगी स्वच्छंद कोमा कैलाश व मान आदि ग्लेशियर हैं। मान आदि ग्लेशियर हैं। अब तुमसे कोई ये पूछने लगता है कि बताओ चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ है, तो चतुरंगी ग्लेशियर जो है वो गंगोत्री के पास में है। इसका मतलब उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, रतनबन कहाँ है, मान कहाँ है, कैलाश कहाँ है ना, स्वच्छंदन ग्लेशियर कहाँ का है, तो ये सब उत्तरकाशी के हैं। देखिए ये जो ग्लेशियर है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उत्तरकाशी में एक जगह पड़ती है गोमुख, और गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी। तो गोमुख किसका हिस्सा है, गोमुख किसका हिस्सा है, बोलो, गंगोत्री ग्लेशियर का। ठीक है, अब मैंने पहले भी कभी आप लोगों को बताया होगा कि देखिए शास्त्रों में क्या है, मैं आपको बता दूं। जैसे ये कहा जाता है कि इस ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। तो गोमुख एक जगह का नाम है जहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी, जो आगे चल के गंगा के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में, गंगा के रूप में जानी जाती है। तो पता क्या है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये गोमुख क्या है, तो कुछ ये सोच लेते हैं गाय का मुंह होगा और वहाँ से गंगा निकल रही होगी। मैंने पहले बताया ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि जगह दो प्रकार की होती हैं। एक जगह वो जो आगे से कम चौड़ी और पीछे ज़्यादा चौड़ी होती हैं, ये आगे का हिस्सा है, ये फ्रंट है, इसका फ्रंट कम हो पीछे चौड़ाई ज़्यादा हो, उसे शास्त्रों में बताया गया है कि ये जगह हाँ शुभ मानी जाती है। और ऐसी जगहों को कहते हैं हम क्या, गोमुख। क्या कहते हैं, गोमुख जगह कहते हैं। तो ये जो ग्लेशियर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर पीछे चौड़ाई ज़्यादा है, आगे चौड़ाई क्या है बेटा, कम है, इस तरह से, और यहाँ से निकलती है क्या, गंगा। तो ये जो आकृति आपको नज़र आ रही है, इस आकृति को क्या कहते हैं, गोमुख कहते हैं। तो कोई गाय का मुंह नहीं है जहाँ से माँ गंगा निकलती है, बल्कि वो आकृति जो है वास्तुशास्त्र में गोमुख कहलाती है। तो गोमुख जगह कौन सी होती है, जिनके फ्रंट कम और पीछे चौड़ाई ज़्यादा हो। इसके उल्टे को वास्तुशास्त्र में बोला गया है, जो जगह पीछे से छोटी हो और आगे फ्रंट जिनका चौड़ा हो, ऐसी जगह। देखो पीछे चौड़ाई कम है और फ्रंट कैसा है, ये फ्रंट आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसे बोलते हैं हाँ शेरमुखी जगह। क्या कहते हैं, हाँ शेरमुखी जगह, शेरुआ जगह। ठीक है, और ये वास्तुशास्त्र में मतलब ये अच्छी नहीं बताई गई है, शेरमुखी जगह, ये शेरुआ जगह को अच्छा नहीं माना गया है। तो अब आपको बात समझ में आ गई, गोमुख क्या गाय का मुंह है, या ग्लेशियर की जहाँ पर चौड़ाई कम है वहीं से माँ गंगा का उद्गम है। और पूरे ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि भारत में गंगा का महत्व हाँ
माँ के समान है, ये नहीं है। गंगा को भारत में माँ का दर्जा दिया गया है। खास तरीके से नॉर्थ इंडिया में गंगा को पूजते हैं हम सब लोग। अब बात ये आई निकल के एक चीज और कि देखिए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो ग्लेशियर है ना, वैसे बताया जाता है ये ग्लेशियर तकरीबन 30 किलोमीटर लंबा है और लंबाई की दृष्टि से भी ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा उत्तराखंड का? अब इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो लंबाई की दृष्टि से भी ये उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। अब क्या हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिस तरह से गर्मी या टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के बारे में बताया जाता है कि ये लगातार पिघल लिया है और तेज़ी से पिघल लिया है। हर साल बताया जाता है कि पीछे हट रहा है। पीछे हटना और आगे बढ़ना समझते हैं ना ग्लेशियर का। जैसा मान लो बिंदु ए है और बिंदु बी है, ठीक है, और मान लो बिंदु सी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग ना होती और बर्फ ज़्यादा गिरती तो ये ग्लेशियर बढ़ता नहीं बढ़ता। तो ये ग्लेशियर मान लो सी तक अगर आ जाता, ए से खिसक के, तो ग्लेशियर बढ़ा है फिर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हुआ है कि ग्लेशियर जो पहले बिंदु ए पे दिखाई देता था, अब वो कहाँ खिसक गया? पीछे की तरफ खिसक रहा है। और हर साल बताते हैं लगभग 22.23 मीटर ये ग्लेशियर क्या हो रहा है? पीछे की तरफ खिसक रहा है। और अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी और इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा तो एक दिन क्या होगा? ये गंगोत्री ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएगा और जो गंगा सदा नीरा है, जिसमें हमेशा कलकल करता हुआ जल बहता है, वो गंगा सूख जाएगी। नहीं सूख जाएगी, फिर तो बरसात अगर होगी तो पानी आएगा गंगा में, बोलो, नहीं तो गंगा सूख जाएगी। तो गंगा या गंगा की सहायक नदियों पर जो बांध हैं या बाकी चीज़ें हैं इंसान हम सब ने बना रखी हैं, उनका क्या होगा भाई? वो सब बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखें इस ग्लेशियर के बारे में। इस ग्लेशियर की मैंने अभी लंबाई बताई थी, कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। और यह ग्लेशियर प्रति वर्ष 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है। हर साल ये ग्लेशियर लगभग 22 या 23 मीटर जो है वो पीछे की तरफ खिसक रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का इसके ऊपर सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग पे काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये मामला और भयावह होगा, ठीक है, और भयावह हो जाएगा। तो याद रखें उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, बोलो, भागीरथी नदी, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं एक और ग्लेशियर की। उस ग्लेशियर का नाम है बेटा पिंडारी ग्लेशियर। क्या नाम आएगा? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी भी निकलेगी, नाम बताएंगे जब नदियां पढ़ाएंगे। पिंडार नदी, ठीक है, पिंडार नदी के बारे में बताएंगे। पिंडार नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। देखो भैया, पिंडारी ग्लेशियर जिस जिले में है उसका नाम क्या है? तो पिंडारी ग्लेशियर चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बॉर्डर पर है, मतलब सब में मिला के है।
तो यह जिला एक तो नहीं है, बागेश्वर, उसके बाद में हाँ पिथौरागढ़ और चमोली, ये 3 जिलों में खास तरीके से फैला हुआ है। 3 जिलों में खास तरीके से फैला हुआ है ये ग्लेशियर। ठीक है। अच्छा, ये बताया जाता है कि देखिए वो जो गंगोत्री ग्लेशियर था वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर था, और पिंडारी जो है वो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है। तो यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा बेटा? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है। अब देखो, अच्छा इसे ये भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से कुमायूं में है, इसे ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से गढ़वाल में है, तो दोनों मंडलों में विस्तृत है, नहीं है? तो यह कुमायूं व गढ़वाल मंडल में स्थित है। कोई ऐसा सवाल पूछ ले आपसे कि बताइए वो कौन सा ग्लेशियर है जो आपका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में है? क्या नाम आएगा? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर। इसके बारे में बताया जाता है कि देखो, एक तरफ नंदा देवी है, एक तरफ नंदा कोट है ना, और एक तरफ जो त्रिशूल पर्वत है, उनके बीच में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर, है ना। नंदा देवी, नंदा कोट और त्रिशूल पर्वतों के से घिरा हुआ है, मतलब ये 3 पर्वतों से। यहाँ से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उसका? इस ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है। पिंडार नदी निकलती है। तो इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती भैया? बोलो। पिंडार नदी। पिंडार नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। और अलकनंदा किसकी सहायक है? भागीरथी की। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा बन जाती हैं फिर बाद में। ठीक है। फिर उससे निर्माण हो जाता गंगा का। तो ये हो गए ग्लेशियर नंबर 2। पहला गंगोत्री, दूसरा पिंडारी, अब तीसरा आएगा मिलम। ठीक है। तो एक आएगा बेटा, एक आएगा, नाम होगा उसका मिलम हिमनद। मिलम हिमनद। मिलम हिमनद। देखो, अगर इसकी लोकेशन को देखेंगे तो मिलम हिमनद किस जिले में है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मुंशियारी है ना, उसी के पास में, मतलब मुंशियारी के पास में ही है ये पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ मुंशियारी, मुंशियारी के पास। वैसे बताया जाता है कि उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
मिलम। उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा मिलम। तो यह उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम। और एक सवाल ये भी आता है कि कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? अच्छा बताओ, गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो यह कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा भैया? बोलो। मिलम। अच्छा, मिलम हिमनद से या ग्लेशियर से दो नदी निकलती है। कौन सी? गौरी गंगा नदी निकलती है और मिलम निकलती है। मिलम एक छोटी नदी है, मुख्यतः गौरी गंगा बोलते हैं। कहाँ से निकलती है? तो इस हिमनद से या इस ग्लेशियर से, जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा ना, तो नदियों का जो हम लोग जाल बनाते हैं ना, हाँ, जो जाल बनाते हैं उसमें सब बातें मेंशन हो जाती हैं। फिर भी जब हिमनद की बात चल रही है तो उससे संबंधित मुख्य ग्लेशियर तो याद हो ही जा हमें, है ना। तो इस ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी निकलती है। गौरी गंगा नदी निकलती है। तो गौरी गंगा निकलेगी, उधर काला पानी से काली नदी आती है, जिसको बाद में शारदा बोलते हैं, और गौरी गंगा और काली गंगा का मिलन होता है जोलजीबी में। जोलजीबी मेला भी लगता है, ठीक है। और उससे आगे जाएंगे फिर नेपाल में चली जाती है ना, और ये कहलाती है फिर बाद में शारदा, ठीक है। तो वो जाल बताएंगे उत्तराखंड में जब हम पढ़ेंगे शारदा नदी तंत्र या काली नदी तंत्र, ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी, और तीसरा मिलम। अब बड़े के हिसाब से तो नहीं लिख रहे हैं हम लोग, अब ग्लेशियर के नाम हम लोग नोट करेंगे। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, आपको पता होगा, हाँ, सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद, क्या नाम है उसका भैया? सतोपंथ हिमनद। बस इतना याद रखना, ये सतोपंथ हिमनद जो है ये बेटा किस जिले में है? तो जिला आता हमारा चमोली। चमोली जिले में है। एक मैंने बताया था नीलकंठ पर्वत कहाँ है, तो नीलकंठ पर्वत के पूरब में सतोपंथ हिमनद है। नीलकंठ पर्वत के पूरब में सतोपंथ हिमनद है, और सतोपंथ हिमनद से एक नदी निकलती है अलकनंदा। इस ग्लेशियर से, इस ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है। तो
कौन सी नदी निकलती है भैया सतोपंथ से? अलकनंदा। जबकि मिलम से गौरी गंगा, जबकि गंगोत्री से भागीरथी, और जबकि पिंडारी से पिंडार नदी। ठीक है। एक हिमनद का नाम है, उसे कहते हैं भागीरथी खड़क ग्लेशियर। भागीरथी खड़क ग्लेशियर। बस आपको सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि ये जो ग्लेशियर है ये भी चमोली ज़िले में है। कहाँ है? चमोली ज़िले में, चौखंबा और बद्रीनाथ पर्वतों के बीच में। हाँ, जो ग्लेशियर है उसे क्या नाम दिया गया है? भागीरथी खड़क ग्लेशियर। एक नाम आपने सुना होगा, उसे कहते हैं खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर बताइए किस जिले में है? तो ये बताया जाता वैसे मुख्य रूप से टिहरी में है, लेकिन कहते हैं टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है। ठीक है। तो जिला जो है अगर देखा जाए तो टिहरी। कभी ऐसा सवाल पूछ ले कि खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, पहले ऑप्शन में टिहरी रुद्रप्रयाग, बी में टिहरी चमोली, सी में टिहरी उत्तरकाशी और डी में टिहरी देहरादून। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और याद रखें, ये जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस ग्लेशियर से भीलांगना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती भैया? अच्छा बताओ, भीलांगना नदी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की या गंगा की? हाँ, भागीरथी की, क्योंकि गंगा तो नाम देवप्रयाग के बाद पड़ेगा, ऊपर तो भागीरथी कहते हैं ना। तो भागीरथी और भीलांगना के संगम पर एक बांध है, टिहरी बांध। बताया था टिहरी बांध। बताएंगे लोकेशन बाई मैप में चित्र बना के जब हम नदियों की बात कर रहे होंगे। ठीक है। एक सवाल और याद रखना, टिहरी में ही एक स्फटिक जो है शिवलिंग है, उसे कहते हैं स्फटिक शिवलिंग। कैसा शिवलिंग है वो? स्फटिक शिवलिंग। ये प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक है। अभी एक सवाल नहीं आया था, उत्तराखंड में किस जगह पर स्फटिक शिवलिंग पाया गया है, मतलब है, उपस्थित है? तो वो टिहरी में है। ठीक है। बस याद रखो, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? बोलो। और भीलांगना और भागीरथी का मिलन कहाँ होता? टिहरी जिले में, और उसी पे बांध है, टिहरी बांध है ना, गणेश प्रयाग के पास। गणेश प्रयाग के पास। एक नाम आपने सुना होगा, चोराबाड़ी ग्लेशियर। अभी 24 में जून के महीने में ग्लेशियर टूट गया था वहाँ पर, तो 2013 की याद आ गई लोगों को, है ना। केदारनाथ मंदिर से ऊपर जो ग्लेशियर है वो चोराबाड़ी है ना, और उसी के नीचे चोराबाड़ी लेक है, वहीं से तो मंदाकिनी निकलती है ना। ठीक है। तो वो ग्लेशियर जो है कुछ हिस्सा टूट गया था उसका। ठीक है। लोगों ने आवाज़ें भी उसकी सुनी, तो उसे नाम देते हैं हम चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर। याद रखो, ये चोराबाड़ी ग्लेशियर जो बेटा, ये उत्तराखंड के किस जिले में है?
बोलो, रुद्रप्रयाग। और चोराबाड़ी ग्लेशियर या ताल से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी किसकी सहायक है? अलकनंदा की, है ना। तो इससे, हाँ, या यूं कहें इस ग्लेशियर से, इस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है। इसी के पास में जो ताल है उसे गांधी सरोवर कहते नहीं कहते? चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर कहा जाता उसी को। तो ये भी याद रखें, यहीं पर गांधी सरोवर है। यहीं पर गांधी सरोवर है। और ये गांधी सरोवर पता कौन सी जगह है? चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर कहते हैं। तो ये गांधी सरोवर जो है इसका और नाम क्या है? चोराबाड़ी ताल। चोराबाड़ी ताल। और मैंने एक दिन आपको बताया था कि जो उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? वो चोराबाड़ी ताल से शुरू हुई थी। और ये वो जगह है जहाँ महात्मा गांधी की उत्तराखंड में अस्थियों को विसर्जित किया गया था। तभी से चोराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर भी कहते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ठीक है, तो हमने जो है और रह गए हैं, बाई लिस्ट बना लेंगे बाद में। तो कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हो गए हैं। ठीक है, बाकी ग्लेशियर जो है वो अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक, पहले आप इनको लर्न कर लें, समझ लें, फिर भाई मैप समझेंगे। ठीक है, चलो।